कदम ब कदम बिना आतंकवादी के साथ छोड़ने वाले नहीं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां, अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज बात होगी उस साल की जब आजाद भारत पूरे 20 साल का हो गया था। ये वो साल था जब भारत ने चाइना को दूसरे युद्ध में मात दे दी थी। यही वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी 800 भेड़े लेकर चीनी दूतावास चले गए थे। इसी साल किया गया था जामा मस्जिद से पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का ऐलान, और यही वो साल था जब कलवरी ने बढ़ाई थी भारतीय नौसेना की शान। इसी साल चंदे से विधायक बने थे मुलायम सिंह, और इसी साल लगी थी इंदिरा गांधी की नाक में चोट। हम बात कर रहे हैं साल 1967 की, जब 20 साल का भारत अपनी जवानी के जोश में आगे बढ़ रहा था और चाइना जैसे देशों के सामने अपनी धाक जमा रहा था। तो चलिए टाइम मशीन में आज आपको दिखाते हैं साल 1967 की 10 अनसुनी कहानियां। उन्नीस में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। तब चीन ने धोखे से भारत की पीठ में खंजर घोंपा था, लेकिन जब चीन ने वही धोखा एक बार फिर दोहराने की कोशिश की तो भारत ने उसके छक्के छुड़ा दिए। 13 अगस्त 1967 को नाथुला इलाके में चीन से सटी सीमा पर तैनात जवानों ने देखा कि चीन के कुछ सैनिक भारतीय सीमा के करीब गड्ढे खोद रहे थे। इस दौरान भारतीय जवानों ने पाया कि चीनी सैनिकों ने कुछ गड्ढे भारतीय सीमा की तरफ सिक्किम में भी खोदे थे। ये देख भारतीय जवानों ने चीनी जवानों से पीछे हटने को कहा। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया। इस घटना के कुछ दिन बाद नाथुला से थोड़ी दूर चोला में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। चीनी फौज के हमले में कुछ भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया और चीनी फौज को पीछे धकेल दिया। तब भारतीय सेना के आक्रामक तेवर देख चीनी सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस हिंसक झड़प में भारत के 80 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारत के वीरों ने चीन के 300 से 400 सैनिकों को मार गिराया था। उन्नीस की जंग के बाद चीन ने एक बार फिर 1967 सिक्किम सीमा पर भारत को चुनौती दी थी, लेकिन वहां तैनात जनरल सगत सिंह ने चीनी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री की मंजूरी के बगैर ही चीनी सेना पर तोप से गोले दागने शुरू कर दिए थे। 1967 में चीन ने धमकी दी थी कि भारतीय सैनिक सिक्किम सीमा पर स्थित नाथुला और जेलेपला चौकियां खाली कर दें। भारतीय सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवूर ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया कि वो इन चौकियों से पीछे हट जाएं, लेकिन जनरल सगत सिंह ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी टुकड़ी के साथ वहीं डटे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीमा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी। जनरल सगत सिंह का ये रवैया चीनी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ और भारतीय सैनिकों से उलझ पड़े। बहस देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और चीनी सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। चीनी फौज की फायरिंग शुरू होते ही जनरल सगत सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल बेवूर से तोप चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन जनरल बेवूर ने मना कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश के बिना किसी दूसरे देश की सेना पर तोप नहीं चलाई जा सकती थी। प्रधानमंत्री की इजाजत नहीं मिल पाई थी और चीनी सैनिकों की गोलाबारी तेज होती जा रही थी। हालात बिगड़ते देख जनरल सगत सिंह ने अपनी तोपों का मुंह चीनी फौज की तरफ घुमाया और गोले दागने शुरू कर दिए। एक के बाद एक तोप की बमबारी से चीनी फौज में खलबली मच गई। उस युद्ध में 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के 65 जवान भी शहीद हुए थे।
अटल बिहारी वाजपेयी अपनी धुन के पक्के नेता थे। उनको अपने देश से बहुत प्रेम था और देश के खिलाफ कोई भी बात उन्हें स्वीकार नहीं थी। 1962 के युद्ध के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते बदतर दौर से गुजर रहे थे। 1967 में चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने उसकी 800 भेड़ें और 59 याक चोरी कर लिए हैं। चीन ने यह धमकी भी दी कि अगर भेड़ें और याक वापस नहीं किए गए तो भारत को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। चीन के बेतुके आरोप और धमकी से नाखुश अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध का एक अनूठा तरीका निकाला। वो दिल्ली में चीनी दूतावास के अंदर भेड़ों का झुंड लेकर घुस गए। उनके साथ पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया कि अब चीन भेड़ों और याक के लिए विश्व युद्ध छेड़ेगा। चीनी दूतावास पहुंची भेड़ों के गले में तख्तियां लटकी हुई थीं, जिन पर लिखा था, हमें खा लीजिए लेकिन दुनिया को बचा लीजिए। दूतावास में भेड़ों की भीड़ देख चीनी अधिकारी बौखला गए और भारत सरकार को पत्र लिखकर इसे अपना अपमान और भारत सरकार समर्थित प्रदर्शन बताया। चीन की इस चिट्ठी का जवाब देते हुए भारतीय सरकार ने लिखा था कि कुछ नागरिकों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों का चीन के खिलाफ त्वरित, शांतिपूर्ण और व्यंग्यात्मक प्रदर्शन था। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भेड़ लेकर दूतावास में पहुंचे थे, उस वक्त उनकी उम्र 43 साल थी। लाल बहादुर शास्त्री की एक ख्वाहिश फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने अगस्त 1967 में पूरी की थी। लाल बहादुर शास्त्री अभिनेता मनोज कुमार की देशभक्ति फिल्मों और उनके किरदारों से काफी प्रभावित थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मनोज कुमार किसी फिल्म के सिलसिले में उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने गए थे। उस वक्त शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा था कि उन्होंने जो नारा जय जवान जय किसान दिया है, उस पर एक फिल्म बनाई जानी चाहिए ताकि किसानों की देशभक्ति और मेहनत से जनता रूबरू हो सके। लाल बहादुर शास्त्री की सलाह पर मनोज कुमार ने काफी विचार किया और फिल्म उपकार की स्क्रिप्ट तैयार की। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसके जरिए उन्होंने एक किसान का देशभक्त चेहरा दुनिया को दिखाया था। स्क्रिप्ट के बाद फिल्म की स्टार कास्ट भी तय हो गई, जिसमें प्रेम चोपड़ा, आशा पारेख और प्राण जैसे कलाकारों के नाम थे। इस फिल्म की खास बात ये थी कि मनोज कुमार ने उपकार की कहानी लिखने के अलावा इसका निर्देशन और अभिनय भी खुद किया था। इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जबरदस्त हिट हुआ था। फिल्म उपकार की विडंबना ये रही कि शास्त्री जी की अपील पर बनी ये फिल्म जब अगस्त 1967 में रिलीज हुई, तब इसे देखने के लिए वो इस दुनिया में नहीं थे। फरवरी 1967 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रचार कर रही थीं। ऐसे ही एक चुनाव प्रचार के सिलसिले में वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंची। वहां जुटी भीड़ में कुछ उपद्रवी भी शामिल थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी का भाषण शुरू होते ही उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान एक पत्थर इंदिरा गांधी की नाक पर लगा और उनके नाक से खून बहने लगा। ये देख मंच पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को वहां से हटने की अपील की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और नाक से बहते खून को रुमाल से दबाकर अपना भाषण जारी रखा। उपद्रवियों को फटकारते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा अपमान नहीं, ये देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने उनसे दिल्ली लौटने का अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं मानी और टूटी नाक पर पट्टी लगवाकर अगली रैली के लिए कोलकाता रवाना हो गए। आजाद भारत के तीसरे और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 को शपथ ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान जामा मस्जिद से किया गया था? 1967 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने प्रतिद्वंदी के सुब्बाराम को लगभग 1,08,000 वोटों से हराया था। जाकिर हुसैन को 8,38,170 वोटों में 4,71,244 वोट मिले थे, जबकि के सुब्बाराम को 3,63,971 वोट मिले थे। उस वक्त जाकिर हुसैन को बधाई देने सबसे पहले इंदिरा गांधी पहुंची थीं। 6 मई 1967 की शाम ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जाकिर हुसैन की जीत की सूचना दी गई। इसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से भी डॉक्टर जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान किया गया था। जर्मनी के बर्लिन से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सिर्फ 23 साल की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1963 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1967 में वो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही रहा और पद पर रहते हुए ही 1969 में उनका निधन हो गया था। जब भी कोई सांसद लोगों के बीच जाता है तो लोग उसे इस उम्मीद में घेर लेते हैं कि वो उनकी समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन 1967 में मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद चुने गए पंडित शिव कुमार शर्मा का मामला जरा हटकर था। सांसद शिव कुमार शर्मा जब बाहर निकलते थे, उनको देखते ही मरीजों की लंबी लाइन लग जाती थी और शर्मा जी का दौरा लोगों की नब्ज टटोलने में पूरा हो जाता था। दरअसल शिव कुमार शर्मा जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ थे। अपने नाड़ी ज्ञान के कारण वे कई वर्षों तक राष्ट्रपति के चिकित्सा दल में शामिल रहे। 1967 में शिव कुमार शर्मा ने विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। चुनाव के वक्त शिव कुमार शर्मा का प्रचार आयुर्वेद विशेषज्ञ के तौर पर किया गया था। चुनाव जीतने के बाद भी लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज पूछने आते थे। शिव कुमार शर्मा मुंबई से हर तीसरे महीने विदिशा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आते थे और जहां रुकते थे वहीं अपना अस्पताल जमा लेते थे। विदिशा में शिव शर्मा का ज्यादा वक्त मरीजों की नब्ज टटोलने में ही निकल जाता था। उनके विदिशा आने की खबर मिलते ही दूर दराज के मरीज बैलगाड़ियों से विदिशा पहुंचते थे और घंटों लाइन में लगकर अपनी बीमारी बताते थे। शिव शर्मा भी पूरे धैर्य से लोगों की बात सुनते और उनका इलाज करते थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चुनावी साइकिल पहली बार 1967 में चली थी। 1967 में मुलायम सिंह यादव के पहली बार विधायक बनने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट से मुलायम सिंह यादव को चुनाव में उतारा। मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नाम का ऐलान होते ही मुलायम चुनाव प्रचार में जुट गए, लेकिन संसाधनों की कमी उनके चुनाव प्रचार के आड़े आ रही थी। डॉक्टर संजय लाठर की किताब के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के दोस्त दर्शन सिंह ने उनका पूरा साथ दिया। चुनाव प्रचार के दौरान दर्शन सिंह साइकिल चलाते थे और मुलायम सिंह यादव उनके पीछे कैरियर पर बैठकर गांव-गांव जाते थे। साइकिल तो चल रही थी, लेकिन पैसों की कमी बनी हुई थी। ऐसे में दोनों ने एक नया नारा निकाला, 1 वोट 1 नोट। मुलायम सिंह और दर्शन सिंह लोगों से चंदे में 1 रुपया मांगते थे और लोगों को ब्याज समेत लौटाने का वादा करते थे। इसी बीच मुलायम सिंह यादव ने प्रचार करने के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। कार तो आ गई, लेकिन सवाल ये था कि उसमें तेल कहां से भरवाया जाए, क्योंकि मुलायम सिंह के पास पैसे नहीं थे। मुलायम की मुश्किल देख उनके गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो दिन में एक ही वक्त का खाना खाएंगे। इससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भरवाया जाएगा। इस तरह कार के लिए तेल का इंतजाम हुआ। दोस्तों और जनता की मदद से मुलायम सिंह यादव ने सियासी अखाड़े की पहली कुश्ती जीत ली और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है।
आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक है और उनकी सफलता का एक अध्याय 1967 में शुरू हुआ था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत कम उम्र में ही मोदी का झुकाव आरएसएस की तरफ था। एक दिन नरेंद्र मोदी ने गृहस्थ जीवन त्याग कर देश सेवा का फैसला लिया और इसकी शुरुआत वर्ष 1967 से ही हुई। जिस वक्त मोदी ने घर छोड़ा उनकी उम्र महज 17 साल थी। परिवार वालों ने उनको रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम साबित हुई और नरेंद्र मोदी जनसेवा और देश सेवा का उद्देश्य लेकर एक नए सफर पर निकल पड़े। 1967 में 17 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद उन्होंने हिमालय, ऋषिकेश और रामकृष्ण मिशन सहित देश के तमाम हिस्सों का सफर किया। देश को, समाज को, जनता के मिजाज को करीब से देखा समझा। इस यात्रा के पूरा होते ही नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। आज नरेंद्र मोदी किस मुकाम पर है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था टाइम मशीन में 1967 का सफर, जब भारत 20 साल का हो गया था। चाइना ने भले ही भारत से फिर से युद्ध किया हो, पर इस बार भारतीय सेना ने बता दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। निडर और बेबाक इंदिरा गांधी को भले ही रोकने की कोशिश की गई हो, उन पर पत्थर बरसाए गए हों, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने इरादे नहीं बदले। इसी साल अटल बिहारी वाजपेयी ने चीनी दूतावास के सामने किया था भीड़ प्रदर्शन, जिससे शर्मिंदा हो गया था चाइना। कल इसी वक्त टाइम मशीन में लगेगा 1968 का नंबर। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद की घोषणा की। कदम ब कदम हिला सका